सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं मोनिका चावला हिंदी की कक्षा में हिंदी कक्षा 9वीं में एवं अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो चैप्टर है चैप्टर 12 काव्य खंड का 12वां चैप्टर है ये। इसके जो कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं और कविता का नाम है कैदी और कोकिला। ये कवि का जीवन परिचय यहाँ पर दिया गया है, आप चाहे तो इनके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको शुरू कराने जा रही हूँ आज की कविता का अपना सार। ठीक है, कविता का सार को आप ध्यान से पढ़िएगा। कवि ने यह कविता ब्रिटिश उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का विश्लेषण करते हुए लिखी थी। ठीक है, ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज सरकार का, ठीक है, वो क्या करते थे कि शोषण तंत्र का विश्लेषण करते हुए, उसे एनालाइज करते हुए किस तरह वो दूसरों का शोषण करते थे। ठीक है ना, मतलब किस तरह वो दूसरों को अपमानित करते थे। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ, ठीक है ना, ब्रिटानी शासन ने क्रूरता का व्यवहार करते हुए उन्हें दमन चक्र में पीस डालने का प्रयत्न किया था। उनका पूरी तरह दमन करने का, उन्हें पूरी तरह दबाने का, उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी गई। यातनाएं यानी कि पीड़ाएं, मुसीबतें। कवि ने जेल में एकांकी और उदास जीवन व्यतीत करते हुए कोकिल यानी कि कोयल से अपने हृदय की पीड़ा और असंतोष का भाव व्यक्त किया था। ठीक है ना, कवि क्या कह रहा है, कवि जो है वो जेल में कैदी बना हुआ है और कोयल जो है वो हरे भरे पेड़ों पर बैठी हुई है। तो कवि किसके साथ अपना दुख साझा करते हुए नजर आ रहा है, यहाँ कोयल के साथ। कोकिल जब आधी रात में कूकती थी तो कवि को ऐसा लगता था कि वह भी सारे देश को एक कारागार यानी कि जेल के रूप में देखने लगी है और मधुर गीत गाने के स्थान पर मुक्ति के लिए चीखने लगी है। कवि कोयल से ये पूछता है कि आखिर वह बार बार क्यों कूक रही है, वह किसका संदेश लाई है। देशभक्तों और स्वतंत्रता सेनानियों को डाकू, चोरों व बटमारों के लिए बनाई जेलों में बंद कर अंग्रेजों ने उन पर तरह तरह के अत्याचार ढाए हैं। क्या कोयल भी स्वयं को कैदी अनुभव करती है? अंग्रेजों ने देशभक्तों को हथकड़ियों में जकड़ दिया था, उनसे बलपूर्वक मजदूरों का कार्य लिया जाता था। कोयल काले रंग की थी तो विदेशी शासन के कारनामे भी कैसे थे, काले ही थे। कवि की काल कोठरी काली थी, कवि की जो टोपी थी वो भी काली थी। इवन कवि ने जो कंबल भी ओढ़ा था जेल में वो भी कैसा था, काला था। और पहरेदारों की हुंकार यानी कि आवाज भी नागों के समान काली थी। कवि का संसार क्या था, बस वो 10 फुट की काल कोठरी था, जहां उसका रोना भी क्या माना जाता था, गुनाह माना जाता था। जेल में बस उसे क्या मिलते थे, कष्ट ही कष्ट मिलते थे। पर फिर भी गांधी जी के आह्वान यानी कि बुलाने पर देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न तो करना ही था। तो गांधी जी के बुलाने पर जो कवि था वो उनके साथ मिल गया था और उसने देश को आजाद कराने के लिए कई यातनाएं भी सहन की थी, जिसके बावजूद भी क्या था, उसे ब्रिटिश शासन के अत्याचारों को सहन करना पड़ा और उसे अपना जो जीवन है वो जेल की 4 दीवारी में ही काटना पड़ा, उस 10 फुट की काल कोठरी में ही काटना पड़ा। प्यारे बच्चों, आज हम इनके इस कविता के काव्यांशों की व्याख्या को पढ़ेंगे। ठीक है ना, इस कविता की व्याख्या को आप ध्यानपूर्वक सुनते हुए, ठीक है ना, अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसे आप खोल कर रखेंगे। ठीक है ना, कवि यहाँ पर कोयल को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, कवि देख रहा है कि कोयल जो है वो आधी रात के समय क्यों कूक रही है, इसीलिए कवि जो है वो कोयल को संबोधित करता है। क्या गाती हो हे कोयल, आखिर तुम ऐसा कौन सा गीत गाती हो, क्यों रह जाती हो, आखिर तुम बार बार क्यों ऐसा गीत गा रही हो, क्यों रह जाती हो, आखिर तुम बार बार अपनी बात को बोलते हुए अचानक से चुप क्यों हो जाती हो। कोकिल बोलो तो, कोयल बताओ तो, आखिर तुम्हें ऐसा कौन सा कष्ट है, क्या लाती हो, आखिर तुम ऐसा क्या लाती हो जिसकी वजह से तुम इतना क्या कर रही हो, कूक रही हो। संदेशा किसका है, आखिर तुम किसका ऐसा संदेश लाई हो, आखिर तुम किसका ऐसा संदेश लाई हो जिसे सुनकर तुम इतनी दुखी हो रही हो और रात के समय कूक रही हो। कोकिल बोलो तो, कोयल बताओ मुझसे अपना दुख साझा करो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, कवि कह रहे हैं
ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। अब यहाँ पर जो कवि है वो कह रहा है कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, कि मैं तो क्या हूँ, इन ऊंची काली दीवारों के घेरे में, अर्थात दीवारों में कैद हुआ पड़ा हूँ। मैं क्या हूँ, इन ऊंची काली दीवारों के घेरे में पूरी तरह से कैद हुआ पड़ा हूँ। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, मैं इस समय कहाँ हूँ, जेल में एक कैदी बना हुआ हूँ और डाकुओं चोरों और बटमारों के डेरे में पहुंच चुका हूँ, अर्थात उनके बीच में मुझे रखा जा रहा है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, यहाँ मुझे पेट भर खाने को भी नहीं मिलता जिससे मैं जी सकूं, ठीक है ना। मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, ना ही यहाँ पर मुझे क्या देते हैं, मरने देते हैं। बस क्या कहते हैं कि तड़प तड़प कर यूं ही तुम क्या हो जाओगे, एक दिन अल्लाह को प्यारे हो जाओगे। मरने भी नहीं देते, तड़प रह जाना, सिर्फ क्या करता रहता हूँ मैं, दिन भर जो है वो तड़पता रहता हूँ। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। कवि यहाँ पर कोयल को कह रहा है कि अब तो मेरे जीवन पर दिन रात कि ना मुझे दिन में चैन आती है और ना ही रात को चैन आती है, ठीक है ना। कड़ा पहरा है, ये जो यहाँ के पहरेदार है दिन भर मुझ पर क्या रखते हैं, नजर रखते हैं, ठीक है ना। शासन या तम का प्रभाव गहरा है। अब कवि यहाँ पर कह रहा है कि आखिर ये किसका प्रभाव है जिसे मैं यहाँ पर भुगत रहा हूँ। शासन है, क्या ये अंग्रेजी शासन का प्रभाव है, या उस तम होता है अंधकार, या ये उस अंधकार का प्रभाव है। अर्थात कहने की बात यहाँ पर ये की आती है, जिस तरह रात काली होती है उसी तरह जो अंग्रेजी शासन के कारनामे हैं वो भी कैसे होते हैं, काले ही होते हैं। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। अब यहाँ पर कवि कह रहा है हिमकर क्या है, चंद्रमा, निराश होकर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली, आली यानी कि सखी। अब कवि यहाँ कोयल को संबोधित करता हुआ कह रहा है कि हिमकर अर्थात चंद्रमा, हिमकर क्या होता है, चंद्रमा, ठीक है ना। काली माँ मई होता है काली, हिमकर यानी कि चंद्रमा, निराश कर चला रात भी काली। चंद्रमा भी इस काली रात से निराश होकर यहाँ से चला गया है। चंद्रमा भी क्या हो गया है, इस काली रात से निराश होकर यहाँ से चला गया है। इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। अब कवि यहाँ पर कोयल को कह रहा है सखी तू इस समय इस काली माँ मई अर्थात इस काली रात में क्यों जागी हुई है, अर्थात इस समय तो तेरे कूकने का वक्त भी नहीं होता, अर्थात तू तो सुबह कूकती है, तो इस काली रात में तू जाग कर क्या कर रही है, अर्थात किसका संदेशा तू बार बार मुझे दे रही है। समझ आया बच्चों यहाँ तक आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ब्रिटिश शासन के काले कारनामे दिखाए गए हैं कि किस तरह वो क्या करते थे, भारतीयों को दंड देते थे, अपनी जेलों में उन्हें कैद रखा हुआ था, उन्हें तरह तरह की पीड़ाएं देते थे, उन्हें तरह तरह के वो कष्ट देते थे। समझ आया आपको सभी को यहाँ तक। अब हम अपना दूसरा स्टेंजा शुरू करते हैं यहाँ से। क्यों हूक पड़ी, कवि यहाँ पर कह रहा है हे कोयल, कोयल को संबोधित करते हुए कवि कह रहा है यहाँ पर क्यों हूक पड़ी, आखिर कोयल तू क्यों चीख पड़ी, ऐ कोयल तू कितना क्यों चीख रही है। वेदना बोझ वाली सी, वेदना यानी कि पीड़ा, वेदना यानी कि पीड़ा, बोझ वाली सी, वेदना बोझ वाली सी, तेरी जो पीड़ा है मुझे अत्यंत कैसी लगती है, तेरी जो तू अचानक क्यों कूक पड़ी। कवि यहाँ पर कह रहे हैं वेदना बोझ वाली सी, मुझे ऐसा लग रहा है, कवि कह रहा है ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी पीड़ा का जो भाव है तुझे बोझ तले दबा रहा है, अर्थात तुझे की पीड़ा का कोई भाव है, अगर कोई पीड़ा का भाव है वो तुझे बोझ तले दबा रहा है। ए कोयल मुझे बताओ तो, ए कोयल मुझे बताओ तो, ए कोयल मुझे बताओ तो, क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी। कोकिल बोलो तो, ए कोयल मुझे बताओ तो, आखिर क्या किसी ने तुम्हारा कुछ लूट लिया है, आखिर कुछ किसी ने तुम्हारा कुछ लूट लिया है। मृदुल वैभव की रखवाली सी, यहाँ कवि कोयल को कह रहा है कि तुम तो क्या हो, मृदुल, मृदुल यानी कि कोमल,
वैभव होता है धन संपत्ति की, रखवाली यानी कि रक्षा करने वाले। कवि यहाँ पर कोयल को कह रहा है कि तुम तो कोमल धन संपत्ति की, मनुष्य की कोमल धन संपत्ति की रक्षा करने वाली के समान हो। आखिर कोयल बोलो तो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी। ए कोयल, बावली होता है पागल। ए कोयल, तुम इतनी पागल क्यों हो रही हो जो तुम आधी रात्रि को चीख रही हो, जो तुम आधी रात को इतना चीख रही हो। ए कोयल बोलो तो। किस दावानल, दावानल होता है दुख रूपी अग्नि, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। ए कोयल, तुम मुझे बताओ कि आखिर ऐसी कौन सी दुख रूपी अग्नि की जो ज्वालाएं हैं, तीखी, दिखी का मतलब है यहाँ पर तीखी, अर्थात तुम्हें वो कष्ट दे रही हैं। ऐसी कौन सी दुख रूपी अग्नि की ज्वालाएं हैं जो तुम्हें इतना कष्ट दे रही हैं, जो तुम्हें इतनी तीखी लग रही हैं। ए कोयल, कोकिल बोलो तो, अर्थात मुझे अपनी वेदना को समझाओ कि तुम्हें ऐसी कौन सी पीड़ा है जिसके कारण तुम आधी रात को कूक रही हो। ठीक है, समझ आया। बहुत इजी कविता है, आसान कविता है। आज हम इसी चैप्टर को बेटा यहीं पर फिनिश करेंगे। ठीक है ना, आगे फिनिश कर देते हैं पूरे चैप्टर को। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। यहाँ पर जो कवि है वो कोयल को संबोधित करता हुआ कह रहा है। कवि ने क्या कहा है यहाँ पर, कवि ने कैदियों को कारागार में दिए जाने वाले तरह तरह के कष्टों का यहाँ पर वर्णन किया है। कवि कोकिल को संबोधित करता हुआ कह रहा है, देख ना सकती जंजीरों का गहना। ए कोयल, क्या तू मेरे जो शरीर पर इन जंजीरों का गहना नहीं देख पा रही, जो ब्रिटिश सरकार ने मुझे यहाँ पर कैद करने के लिए, मुझे यहाँ पर जकड़ने के लिए मुझे पहनाया हुआ है। हथकड़ियां क्यों, यह तो ब्रिटिश राज का गहना है। यह मात्र हथकड़ियां नहीं है, यह क्या है, ब्रिटिश सरकार का एक गहना है। कोल्हू का चर्रक चूं। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कवि, कवि यहाँ पर कह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, कोल्हू का चर्रक चूं। यहाँ पर कवि जो है वो कह रहे हैं कि ए कोयल, जब हम क्या चलाते हैं, कोल्हू, कोल्हू यानी कि कोल्हू का बैल जो होता है, ठीक है ना, जब हम कोल्हू को यहाँ चलाते हैं, जब हम क्या करते हैं, कोल्हू चलाते हैं और क्या कर रहे हैं, चर्रकचू, चर्रकचू यानी कि तेल निकालते हैं। चर्रकचू का क्या मतलब है, तेल निकालते हैं। ठीक है ना, जब हम कोल्हू से क्या निकालते हैं, तेल निकालते हैं। चर्रकचू क्या है यहाँ पर, तो उसके तेल निकलने से कैसी आवाज आती है, उसके घूमने से, कोल्हू के घूमने से कैसी आवाज आती है, चर्रकचू की आवाज आती है। कैसी आवाज आती है, चर्रकचू की आवाज आती है। यही आवाज हमारे जीवन की क्या बन चुकी है, तान बन चुकी है। यही हमारे जीवन की आवाज बन चुकी है। यहाँ कवि कह रहा है कि जब हम उस कोल्हू को चलाते हैं तो उस कोल्हू के चलने से जो चर्रकचू की आवाज आती है, वही आवाज जो है वो हमारे जीवन की आवाज बन चुकी है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। अब कवि कह रहा है कि हमारी उंगलियों पर, हमारी उंगलियों पर उनके द्वारा, हमारी उंगलियों पर उनके द्वारा चोटों के रूप में गीत लिखे गए हैं। गिट्टी यानी कि चोटों के रूप में गीत जो है वो लिखे गए हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर कुआं। मोट खींचता क्या होता है यहाँ पर, चरस खींचना, जेल में बैल की तरह छाती से फीता लगाकर चूना आदि पीसना। कैसे पीसना, छाती से फीता लगाकर चूना आदि पीसना। कितना कठिन कार्य है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर कुआं। अब कवि यहाँ पर कोयल को कह रहा है कि कैसी यातना हमें यहाँ पर दी जा रही है। मैं क्या खींचता हूँ, मोट खींचता हूँ, अर्थात जेल में मैं बैल की तरह छाती से फीता लगाकर, छाती से फीता लगाकर चूना आदि पीसता हूँ, चूना आदि पीसता हूँ। ठीक है ना, समझ आया यहाँ तक आपको। जेल में बैल की तरह छाती से फीता लगाकर चूना आदि मैं पीसता हूँ। और गिट्टी यहाँ पर क्या है, ईंट पत्थर के टुकड़े से वो क्या करते थे, उन्हें चोट मचाते थे। वो क्या करते थे, ईंट पत्थर के टुकड़े से उन्हें वो चोट पहुंचाते थे। ठीक है ना। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर कुआं। अब यहाँ पर कवि जो है वो कह रहा है, ठीक है ना, मैं जेल में बैलों की तरह छाती से फीता लगाकर चूना आदि पीसता हूँ। ठीक है ना।
लगा पेट पर कुआं, ठीक है ना, लगा पेट पर कुआं। फीते को बांधकर मैं क्या करता हूँ, अपनी जो है उससे छाती से फीता लगाकर चूना आदि पीसता हूँ। खाली करता हूँ ब्रिटिश शक्कर का कुआं, खाली करता हूँ ब्रिटिश शक्कर का कुआं। जब मैं चूने को पीसता हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं ब्रिटिश शासन की जो अकड़ है, जो उनका अहंकार है, उसके कुएं को मैं खाली करता हूँ। दिन में करुणा दिन क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। अब यहाँ पर कवि कोयल को कह रहे हैं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, ठीक है ना। अब कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि दिन के समय काम करते हुए, दिन के समय काम करते हुए करुणा होता है मुझे दुख देने वाली। करुणा क्या होता है, मुझे दुख देने वाली। और रुलाने वाली यानी कि आंखों में आंसू लाने वाली, आंखों में आंसू लाने वाली। पीड़ा का जो भाव है वो रात के अंधेरे में गजब ढा रहा है, ठीक है ना। कवि कह रहा है यहाँ पर कि दिन के समय काम करते हुए मुझ में करुणा जगाने वाली और मेरे आंखों में आंसू लाने वाली, ये जो है मेरे आंखों में आंसू लाने वाली करुणा का भाव क्यों जगे। और ये कैसा कर रहा है, ये जो है पीड़ा का जो भाव है वो रात के अंधेरे में, मेरी इस पीड़ा का जो भाव है वो रात के इस अंधेरे में गजब की जो है वो अंधेरे में गजब जो है वो ढा रहा है, ठीक है ना। समझ आया आपको? मैं दोबारा करा देती हूँ इन 2 लाइनों की, कि दिन के समय मुझे काम करते हुए मुझे दुख देने वाली और मेरी आंखों में आंसू लाने वाली करुणा का भाव क्यों जगे, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। मैं नहीं चाहता कि अंग्रेजी पहरादार मेरी इस रात की पीड़ा को देखे, ठीक है ना, अर्थात मुझे ऐसा करते हुए देखे, ठीक है ना। और कोयल रूपी मेरी सखी हृदय में छिपा हुआ जो पीड़ा का भाव है, मेरे हृदय में छिपा हुआ जो पीड़ा का भाव है वो रात के समय में गजब ढा रहा है। आली का मतलब पीछे भी मैंने आपको बताया था क्या होता है, सखी। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो। अब कवि कोयल को कह रहा है कि इस शांत समय में, रात्रि का जो समय होता है वो काफी शांत होता है, चारों ओर सन्नाटा होता है, तो इस अंधकार को भेद कर, अर्थात इस अंधकार का जो है तुम क्या कर रही हो, अंधकार को तुम भेद रही हो, पूरी तरह से नष्ट कर रही हो और रो रही क्यों हो, आखिर तुम क्यों रो रही, ऐसी तुम्हें कौन सी पीड़ा है। कोकिल बोलो तो, ये कोयल तुम मेरे साथ अपना दुख साझा करो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हूँ। इस तरह तुम चुपचाप मधुर यानी कि मीठे, विद्रोह यानी कि युद्ध के बीच, इस भांति इस तरह क्यों बो रही हो। कोकिल बोलो तो, आखिर तुम ऐसा करके क्या जताना चाहती हो, कौन से मधुर विद्रोह के अर्थात युद्ध के बीज को तुम बोना चाहती हो। समझ आया आप सभी को? आगे है हमारा नेक्स्ट, काली तू रजनी भी काली शासन की करनी भी काली। कवि यहाँ पर कोयल को संबोधित करता है, ए कोयल तेरा रंग भी काला है, रजनी भी काली, रजनी यानी कि रात्रि भी कैसी होती है, काले रंग की होती है। शासन की करनी भी काली, अंग्रेजी शासन के जो कार्य हैं वो भी कैसे हैं, काले हैं। काली लहर कल्पना काली, और लहरें भी कैसी हैं, काली हैं, ठीक है ना। कल्पना भी, इवन जो हम सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, वो भी हमारी कैसी, उनकी कैसी हैं, काली हैं। मेरी काल कोठरी काली, यहाँ तक कवि कह रहा है कि जिस काल कोठरी में मैं अपना जीवन गुजार रहा हूँ वो भी काली है। टोपी काली, मेरी तो टोपी भी काली है। मेरी कम्बली यानी कि कंबल भी काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली, जो लोहे की जंजीरें मुझे पहनाई हुई हैं वह भी कैसी हैं, काले रंग की हैं। पहरे की हुंकृति की ब्याली, इवन यहाँ के जो पहरेदार है उनकी हुंकृति यानी कि उनकी जो आवाज है वो भी क्या है, काली है। अर्थात सन्नाटा जो है वो उनकी, जब वो बोलते हैं तो ऐसे लगता है कि मुंह से काले लफ्ज ही बोल रहे हूँ। तिस पर है गाली ए आली इस काले संकट सागर पर। तिस पर है गाली ए आली ए सखी, उस पर तेरे से
तेरी ये है जो आवाज है, उस पर से तेरी ये जो आवाज है, इस काले संकट सागर पर, इस काले संकट सागर पर, अर्थात इस समय तू इतना हुंकार क्यों कर रही है इस काले संकट सागर पर। संकट सागर यानी कि मुसीबतों से भरा हुआ सागर, ठीक है ना, मुसीबतों से भरा हुआ सागर, अर्थात तू ऐसे जो है इस काली रात में तू इस मुसीबतों से भरे सागर पर, इतना मुसीबतों से भरे सागर पर मैं हूं, और वो फिर भी क्या हुई जा रही है कि मुझे जो है वो अपने इन आवाजों से, अपने इन चीखों से मुझे और परेशान कर रही है। देखो इसमें आगे, पीछे कवि ने कहा कि मेरी टोपी भी काली है, मेरा कंबल भी कह रहा है काला है, कारागार के जो पहरेदार हैं उनकी आवाज भी कैसी है, काली है, हुंकार भरते रहते हैं। हे कोयल रूप सखी, वे पहरेदार इस पर भी क्या है, गालियां देते हैं, गालियां देते रहते हैं, और उसे क्या बोलते हैं, अभी पीछे कवि ने बोला ना, काली है आली, गाली ए आली, उस पर भी क्या करते रहते हैं, जो जेल के पहरेदार हैं मुझे क्या देते रहते हैं, गालियां देते रहते हैं। मरने की मदमाती कोयल बोलो तो, मरने की मदमाती कोयल बोलो तो। अब कवि यहाँ पर कोयल को कह रहा है मरने की मदमाती कोयल बोलो तो। ए कोयल कि तुम बताओ, मरने की मदमाती, मदमाती होता है मद से मस्त हुई, मतलब इस अंधेरी रात में मैं तो मरने की सोच भी नहीं सकता, ठीक है ना। मरने की मदमाती है, तुम ऐसी मरी सी क्यों हो रही हो, अर्थात तुम तो मद से मस्त रहने वाली हो। कोकिल, आखिर कोयल मुझे बताओ कि तुम्हें ऐसा कौन सा कष्ट है, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। ए कोयल, तुम अपने चमकीले गीतों को, अपनी मधुर आवाज को ऐसे क्यों तैरा रही हो, अर्थात उन्हें व्यर्थ क्यों गवा रही हो। कोयल बताओ तुम्हें ऐसा कौन सा कष्ट है, बताओ मुझे कि तुम्हें ऐसा कौन सा कष्ट है, ऐसा आखिर क्या दुख तुम्हें जो है वो दिन रात सता रहा है। ठीक है, समझ आया आप सभी को यहाँ तक? तो आप सभी इसकी व्याख्या को अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है बेटा, धन्यवाद।